तो जैसा कि हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के पिछले एपिसोड 20 में देखा था कि ग्रैंडपा ब्लाइंड किनमू की थर्ड आई को फुली अवेकन करना चाहता था, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ही किनमू की डेविल नेचर उसकी थर्ड आई से बाहर आने लगा था। लेकिन सही टाइम पे अर्थ काउंट ने किनमू की डेविल नेचर को सप्रेस कर दिया था, जिसके बाद किनमू जब होश में आया तब उसने ग्रैनी सी से पूछा था कि आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो अब आगे बुचर, ब्लाइंड और म्यूट सब एक साथ किनमू के पास जमा हो गए। उनकी नजरें उसकी तीसरी आंख पर टिकी हुई थी। सब बिना पलक झपकाए उस अनोखी आंख को घूर रहे थे। तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ। सबने मुड़कर देखा और पाया कि क्रिपल पहले ही 100 मील दूर भाग चुका था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा और समझा कि कसाई और बाकी लोग अभी भी किनमू की तीसरी आंख को ही देख रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा डर गया था। शर्मिंदा होकर वो वापस लौट आया। सब लोग जानते थे कि क्रिपल कितना डरपोक है, लेकिन इस वक्त किसी को उसका मजाक उड़ाने की फुर्सत नहीं थी। सबका ध्यान सिर्फ किनमू की तीसरी आंख पर था। किनमू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। दादी, दादाजी, आप लोग क्या देख रहे हो? ग्रैनी सी ने उसकी सीधी आंख को बहुत ध्यान से देखा। उन्हें कोई खास बात नजर नहीं आई, सिर्फ उसकी प्यूपल पर एक तितली जैसा पैटर्न बना हुआ था। उसके अंदर की नर्व्स भी तितली के पंखों की तरह दिख रही थी और लगातार बदल रही थी। मुअर, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि अभी क्या हुआ था? ग्रैनी सी ने पूछा। किनमू ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मुझे याद आ गया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सबके चेहरे पर तनाव आ गया। मैंने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक चलाई थी। जब मैंने ग्रैंडपा ब्लाइंड की डिवाइन आई टेक्निक के हिसाब से तीसरी आंख में सर्कुलेशन किया, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर से एक बेहद भयानक शक्ति उभर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। और फिर वो रुक गया। उसने भौएं सिकोड़ी और गहरी सोच में डूब गया। लेकिन उसके बाद की यादें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उसकी मेमोरी का एक हिस्सा गायब हो गया हो। ये पहली बार नहीं हुआ था। फेंगडू में जब किंग यमा ने जेड पेंडेंट खोला था, तब भी ऐसा हुआ था। उसके बाद फू रिलुओ की जेड पेंडेंट खोलने पर भी वही हुआ था। और अब बिना जेड पेंडेंट के भी उसकी यादों का एक टुकड़ा फिर से गायब हो गया था। अचानक उसका चेहरा बदल गया। जेड पेंडेंट, मेरा जेड पेंडेंट कहाँ है? वो तुरंत खड़ा हो गया और घबराहट में अपने पूरे शरीर को तलाशने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरी फैमिली इनहेरिटेंस गई? फिर तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, ये फैमिली इनहेरिटेंस नहीं थी। ये वो जेड पेंडेंट था जो अर्थ काउंट ने मेरे डेविल नेचर को सप्रेस करने के लिए दिया था। उसकी आवाज कांप रही थी। दादी, ग्रैंडपा ब्लाइंड, क्या आपने मेरा जेड पेंडेंट देखा है? उसकी नजर सीधी क्रिपल पर जा टिकी। ग्रैंडपा क्रिपल, जरूर तुमने ही चोरी किया होगा। मजाक बंद करो, वरना कर्स आ जाएगा। जल्दी वापस करो। क्रिपल ने सीधा सिर हिला दिया। मैंने तुम्हारा जेड पेंडेंट नहीं चुराया, लेकिन कर्स सच में आ गया था। किनमू का शरीर जोर से कांप उठा। तब उसकी नजर सामने पड़ी। उसने एक विशाल गड्ढा देखा। जहाँ पहले विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी हुआ करती थी, वहाँ अब एक बेहद बड़ी खाई मौजूद थी। पूरा इलाका उबलते हुए मैग्मा से भरा हुआ था। आग का समुद्र दूर तक फैला हुआ था। किनमू धीरे से बोला, इस कर्स की शक्ति कितनी भयानक रही होगी। जब मैं फू रिलुओ के हाथ लगा था, तब भी ये इससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। मुअर, अर्थ काउंट खुद यहाँ आया था और उसने तुम्हारा जेड पेंडेंट तुम्हारी तीसरी आंख में डाल दिया। ग्रैनी सी ने शांत आवाज में कहा। पहले अपने आप को संभालो, चलो वहाँ चलकर बात करते हैं। किनमू ने चुपचाप सिर हिला दिया। ग्रैनी सी ने ब्लाइंड की तरफ एक नजर डाली। ब्लाइंड तुरंत सतर्क हो गया। वो भागने ही वाला था कि कसाई और म्यूट ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। एक ने उसका बायां हाथ पकड़ा और दूसरे ने दाया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ब्लाइंड हवा में लटकते हुए चिल्लाया। हम सब एक ही गाँव के हैं, थोड़ी इज्जत तो छोड़ो। मुअर, मुअर। कसाई और म्यूट बस मुस्कुराते हुए उसे ले गए। किनमू ने हैरानी से मुड़कर देखना चाहा, लेकिन ग्रैनी सी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुअर, हम लोग थोड़ी बात करने जा रहे हैं। तुम्हें पीछे आने की जरूरत नहीं है, आराम करो। क्रिपल, डेफ और बाशान भी उनके साथ चले गए। थोड़ी देर बाद दूर से ब्लाइंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ज्यादा मत करो, इतना रफ होने की क्या जरूरत है? डिवाइन आई टेक्निक बनाने में तुम सबका भी हिस्सा था। जब मैंने किनमू को ये टेक्निक सिखाई थी, तब तुम सब हाँ में हाँ मिला रहे थे। फिर एक और चीख सुनाई दी। क्रिपल, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बाशान, मैं तुम्हारा सीनियर अंकल हूँ, हमारा रिश्ता सबसे अच्छा है। और फिर एक और, सब बयास्ड हो। मुसीबत किनमू ने खड़ी की है, मुझे क्यों मार रहे हो? मुअर, मुअर, मुझे बचाओ। इधर किनमू को कुछ अजीब लग रहा था। उसने एक आईना निकाला और अपनी तीसरी आंख को देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। आखिर इस आग का इस्तेमाल क्या है? वो मन ही मन सोचने लगा। कुछ देर बाद सब लोग संतुष्ट चेहरे के साथ अबैस के किनारे लौट आए। सिर्फ ब्लाइंड की हालत खराब थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था और कपड़े पूरी तरह बिखरे हुए थे। तभी किनमू अचानक खुश होकर बोला, ग्रैनी सी, मैंने अभी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक चलाई और आखिरकार इस तीसरी आंख का राज जान लिया। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब लगभग भागने ही वाले थे, लेकिन जब किनमू ने टेक्निक चलाई और कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ, तब सबने राहत की सांस ली। किनमू बेहद उत्साहित था। जब मैं इस वर्टिकल आई का इस्तेमाल करता हूँ, तब मुझे अनंत यूदू दिखाई देता है, जो सबके लाइफ एंड डेथ रेल्म के नीचे मौजूद है। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट भर गई।
मुझे लगता है कि मैं इस आग के जरिए लाइफ एंड डेथ रेल्म की यूदू को चीरकर अपने दुश्मनों की जान सीधे छीन सकता हूँ। कसाई ने जोर से खांसी की। मुअर, लोगों को सिर्फ घूर कर मार देना अच्छी बात नहीं होती। ये नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ है और सीक्रेट वर्च्यू के लिए भी अच्छा नहीं है। उसने अपनी छुरी पर हाथ फेरा। इंसान को चाकू से मारना फिर भी बेहतर है। मेरी सलाह है कि तुम इस आग का इस्तेमाल ना ही करो। ग्रैनी सी, ब्लाइंड और बाकी सबने तुरंत हामी से हिला दिया। क्रिपल ने भी तुरंत कहा, और अगर तुम उनकी पीठ में छुरा घोंप सको तो वो तीसरी आग से घूर कर मारने से भी ज्यादा बेहतर होगा। किन्मू पूरी तरह हैरान रह गया। क्या दोनों एक ही बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्रिपल ने तुरंत जवाब दिया। इसी वक्त बाशान ने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर तुम इस आग का इस्तेमाल करोगे तो मुझे डर है। बुचर ने गंभीर चेहरे के साथ हेवन नाइफ को चांसलर बाशान की गर्दन पर रख दिया। जैसे ही ठंडी धार उसकी गर्दन को छुई, बाशान तुरंत चुप हो गया। किन्मू उन दोनों को शक भरी नजरों से देख रहा था। इसी बीच दूर खड़ी लुली ने चिन्मू की थर्ड आई से निकल रही उस भयानक एनर्जी को महसूस किया जो आसपास की स्पेस को तोड़ मरोड़ रही थी। उसकी आंखों में लालच चमक उठी। फूरी लुओ, क्या तुम भी इसे महसूस कर रहे हो? उसने धीमी आवाज में कहा। ये यूदू के सन की पावर है। मैं तुम्हें सुप्रीम एम्परर हेवन पर राज करने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे उसे पाने में मदद करनी होगी। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मेरी पावर किस हद तक पहुँच सकती है तुम सोच भी नहीं सकते। पूरी लुओ ने गंभीर नजरों से विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी की तरफ देखा। चिन्मू के कंट्रोल खोने से जो भयानक ऑरा फूटा था, उसकी धड़कनें वो भी महसूस कर रहा था। हुआ चालोरो मर चुका है। क्या इसका उससे कोई संबंध हो सकता है? टियन फिन को मुझे निराश मत करना। दूसरी तरफ यूदू की डेविल गॉड्स एक विशाल यूदू मॉन्स्टर आर्मी को लेकर ली सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही चिन्मू का कंट्रोल टूटा, सब कुछ बदल गया। डेविल एंसेस्टर्स के शरीर एक पल के लिए जम गए। डर के मारे उनकी नजरें उसी दिशा में टिक गई जहां से चिन्मू का ऑरा आ रहा था। यूदू मॉन्स्टर आर्मी में अफरा तफरी मच गई। जो राक्षस अब तक बिना डरे आगे बढ़ रहे थे, वहीं अब घबराकर पीछे भागने लगे। वे एक दूसरे को कुचलते हुए लौट पड़े। कुछ मॉन्स्टर्स को अपने साथियों का धीरे भागना पसंद नहीं आया और उन्होंने सीधा उन पर अपने हथियार चला दिए। एक पल में पूरी आर्मी बिखर गई और सबसे ज्यादा डरावने थे डेविल एंसेस्टर्स। वे बिना पीछे देखे भागने लगे। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, यूदू के अंधेरे में वापस लौट जाओ। चिन्मू के कंट्रोल खोने का डर उनकी हड्डियों तक घुस चुका था। चाहे उनकी बुद्धि कितनी भी कम हो, लेकिन वे उस बड़े बच्चे को कभी नहीं भूल सकते थे जिसने कभी उनके साथियों को मारकर खा लिया था। तभी लुली ने अचानक जोर से चीख लगाई। उसके मुंह से अजीब यूदू लैंग्वेज निकली। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, डेविल एंसेस्टर्स शांत हो गए। उन्होंने भागना बंद कर दिया और यूदू मॉन्स्टर्स को रोक दिया। जो भी भागने की कोशिश कर रहा था, उसे वहीं मार दिया गया। कुछ देर बाद अर्थ काउंट का मैग्मा क्लोन प्रकट हुआ और उसने चिन्मू को सील कर दिया। जैसे ही वो भयानक ऑरा गायब हुआ, यूदू मॉन्स्टर्स ने भी भागना बंद कर दिया। उन्होंने फिर से अपनी फॉर्मेशन बनाई और पूरब की तरफ मार्च करना जारी रखा। इसी समय डेविल वर्ल्ड में सेंट वुड कटर और ग्रेट रूइंस के 25 गॉड्स ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। वे सुप्रीम एम्परर हेवन से आ रही अजीब हलचल को महसूस कर सकते थे। सेंट वुड कटर ने गहरी सांस ली। ये जेड पेंडेंट के अंदर दबा हुआ डेविल नेचर था जो फूट निकला है, उसने धीमी आवाज में कहा। खुशकिस्मती से मैंने जेड पेंडेंट की सील सीधे नहीं खोली। मैंने सुना था कि वो यूदू में पैदा हुआ था। मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। एक गॉड ने हैरानी से पूछा, हेवनली सेंट जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो कौन है? सेंट वुड कटर का सिर हल्का सा दर्द करने लगा। मेरा छोटा डिसाइबल। वो थोड़ी देर चुप रहा। उसकी बात छोड़ो, काम पर ध्यान दो। 25 गॉड्स फिर से लोफू हेवन में विशाल पिरामिड शेप्ड सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स बनाने में लग गए। ली सिटी, ब्रिलियंट इंजर्ड सिटी और अन्य स्थानों पर भी इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीस्टर, ट्रू गॉड पैंग्यू और अन्य गॉड्स ने उस भयानक ऑरा को महसूस कर लिया था। सब हवा में उठकर उस दिशा की तरफ देखने लगे। ये विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी की तरफ से आ रहा है। गॉड सैंग जोर से चिल्लाया। सेंट्री पोस्ट के पास कल्ट मास्टर चिन और वो अजीब टाफू फ्रेंड सभी भी वहीं हैं। इसी दौरान स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज चमका। रोशनी के बीच से एक यंग मैन और एक 3 लेगेड विंग कॉर्ड बाहर निकले। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने उस वायलेंट ऑरा को महसूस कर लिया। यंग मास्टर चिन की आंखें सिकुड़ गई। चिन्मू ने फिर से कंट्रोल क्यों खो दिया? अगर उसने यहाँ लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया तो उसे इटर्नल पीस में वापस लाना आसान नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल चिन्मू का वायलेंट ऑरा गायब हो गया। यंग मास्टर चिन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। अच्छा लड़का। तभी सन सॉवरेन अचानक चीख उठा। यंग मास्टर, मुझे अपना हाथ महसूस हो रहा है। उसने अपना कटा हुआ दाहिना हाथ ऊपर उठाया। हेवन नाइफ जिसने मेरा राइट हैंड काट दिया था, वो सुप्रीम एम्परर हेवन में है। वो असल में अभी तक मरा नहीं है। उसके चेहरे पर ठंडी हंसी उभर आई। मैंने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था और फिर भी वो जिंदा बच गया। विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी की खाई के पास बुचर का दिल अचानक हिल गया। उसने अपना टाउटी सैक कसकर पकड़ लिया। उस सैक के अंदर एक हैंड बोन लगातार उछल रही थी, जैसे अपने असली मालिक के पास लौटना चाहती हो। उसकी पीठ पर लटका हेवन नाइफ भी कांपने लगा और उससे एक तेज चीख निकली। मैं जा रहा हूँ। बुचर ने अपने कपड़े कसकर बांधे। मेरा एक पुराना दोस्त आ गया है। समय आ गया है कि इस दुश्मनी का हमेशा के लिए अंत कर दिया जाए। बाशान, मेरे पीछे मत आना, यहीं रुकना। चांसलर बाशान की टाइगर जैसी आंखें चमक उठी। टीचर, क्या आप अभी भी मुझे पीछे छोड़ने का सपना देख रहे हैं? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। ये वही गॉड है ना जिसने आपकी कमर 2 टुकड़ों में काट दी थी? तब आप शर्म के मारे गिर पड़े थे और अपने आधे शरीर के साथ ग्रेट रूइंस तक रेंगते हुए गए थे। मैंने कितने सालों तक आपका नाम पुकार कर आपको ढूंढा था। उसकी हंसी और गहरी हो गई। अगर आप उससे अकेले मिलना चाहते हैं तो मुझे साथ ले चलिए। कम से कम मैं आपकी लाश तो उठा सकूंगा, और अगर आप फिर से 2 टुकड़ों
टुकड़ों में कट गए तो मैं आपकी आखिरी सांस अपनी आंखों से देखूंगा। बुचर का हाथ जोर से कांप गया। उसने मुश्किल से खुद को अपने ही डिसाइपल को 2 टुकड़ों में काटने से रोका। तभी चिन्मू जल्दी से बीच में बोला, ग्रैंडपा बुचर, आपका शरीर पूरा है जबकि उस पुराने दोस्त का एक हाथ ही नहीं है। इस हिसाब से फायदा तो आपका है। वो हल्का सा मुस्कुराया। और वैसे भी चाहे आप उसे ढूंढने जाओ या ना जाओ, वो खुद आपको ढूंढने जरूर आएगा। तो फिर उसे ढूंढने में एनर्जी बर्बाद करने के बजाय यहीं रुककर उसके आने का इंतजार क्यों ना किया जाए। अब दूसरी तरफ स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज पर तैनात गार्ड्स ने जब यंग मास्टर ची और सन सॉवरन को देखा तो वे तुरंत सतर्क हो गए। सन सॉवरन की जबरदस्त प्रेजेंस देखकर सब हैरान थे, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इटर्नल पीस में पहले से ही कई पावरफुल गॉड्स आते जाते रहते थे और अक्सर सुप्रीम एम्परर हेवन के एक्सपर्ट्स यहाँ एल्जेब्रा और डिवाइन आर्ट सीखने के लिए पहुंचते थे। जब वे रजिस्ट्रेशन पॉइंट के पास आए, एक गार्ड विनम्रता से आगे बढ़ा। सीनियर, कृपया अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए। सन सॉवरन ने ब्रश उठाया और बिना कुछ कहे रजिस्टर पर अपना नाम लिख दिया। फिर उसने यंग मास्टर ची की तरफ देखा। लिख दो, यंग मास्टर ची ने शांत स्वर में कहा। सन सॉवरन ने बिना झिझक उसका नाम भी रजिस्टर पर लिख दिया और दोनों आगे बढ़ गए। गार्ड के मन में तुरंत सवाल उठ गया, एक गॉड जैसा शक्तिशाली व्यक्ति आखिर इस सामान्य दिखने वाले यंग मैन के ऑर्डर्स क्यों मान रहा था? जिज्ञासा में उसने रजिस्टर की तरफ नजर डाली। वहां लिखा था, यंग मास्टर ची चुई। सभी गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। ये ची चुई आखिर है कौन? इसी दौरान विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी के अबिस में आग के समुंदर के पास एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। ड्रैगन किलन और ग्रीन बुल सामने बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों जानते थे कि सामने बैठा जानवर उसका दुश्मन है। ग्रीन बुल ड्रैगन किलन के किलन बीट से सतर्क था, जबकि ड्रैगन किलन अच्छी तरह समझता था कि ग्रीन बुल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और एंड्योरेंस उससे कई गुना बेहतर है। इसलिए दोनों ने एक ही फैसला किया, कल्टिवेशन। ड्रैगन किलन दिन रात मेहनत करता रहा। हर रोज उसका ड्रैगन बीड और बड़ा और शक्तिशाली होता जा रहा था। ग्रीन बुल को महसूस हुआ कि ये मोटा ड्रैगन किलन जरूर किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। उसने भी अपनी कल्टिवेशन और तेज कर दी। दोनों बड़े जानवरों के बीच की ये खामोश प्रतियोगिता देखकर किन्मू काफी खुश था। तभी उसके शरीर से अचानक बिजली की गरज जैसी आवाज निकली। उसने डेविल पाथ डिवाइन ट्रेजर्स की 6 डायरेक्शंस वॉल को सफलता से तोड़ दिया था। उसकी वाइटल ची एक बार फिर कई गुना मजबूत हो गई। किन्मू ने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्सा टेक्निक चलानी शुरू की। ये टेक्निक गॉड और डेविल दोनों पार्ट्स में विभाजित थी। गॉड वाइटालिटी और डेविल वाइटालिटी अलग अलग सर्कुलेशन पार्ट्स में बह रही थी। लेकिन एक समस्या थी, डेविल पाथ का 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर अभी तक पूरी तरह ओपन नहीं हुआ था। इसी वजह से दोनों एनर्जीज परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही थी। अगर दोनों पार्ट्स मैच हो जाते तो ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्सा टेक्निक चलाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन अभी डेविल वाइटालिटी को 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर पर रुकना पड़ता था और गॉड वाइटालिटी के 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर से सर्कुलेशन कंप्लीट करने का इंतजार करना पड़ता था। इस प्रोसेस में समय भी बर्बाद होता था और कल्टिवेशन भी अनस्टेबल हो जाती थी। किन्मू ने मन ही मन सोचा, जब डेविल पाथ का 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर खुल जाएगा तब मुझे 7 स्टार्स और 6 डायरेक्शंस के बीच कनेक्शन भी बनाना होगा। तभी मेरी कल्टिवेशन स्टेबल होगी और मुझे सेलेस्टियल बीइंग रेल्म में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। उसकी वाइटल ची लगातार उसके शरीर और उसकी सील थर्ड आई में सर्कुलेट कर रही थी। ग्रैनी सी ने कहा था कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए किया गया है। थर्ड आई सील होने के बाद भी किन्मू को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। उसकी वाइटल ची अब भी उस आंख के अंदर जाकर सर्कुलेट कर सकती थी और धीरे धीरे उसकी शक्ति को बढ़ा रही थी। म्यूट ने उस थर्ड आई को सील करने के लिए एक गोल्डन विलो लीफ बनाई थी। उस छोटी सी पत्ती को तैयार करने में बहुत समय और मेहनत लगी थी। ब्लाइंड, ग्रैनी सी, बुचर, डेफ और डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के सभी बुजुर्गों ने मिलकर इसके लिए अपनी अपनी डिवाइन पावर्स का योगदान दिया था। ब्लाइंड ने खुद एक सीलिंग फॉर्मेशन डिजाइन किया था। उसके बाद सभी ने अपनी मैजिकल पावर उस गोल्डन विलो लीफ पर छोड़ी थी। अंत में ग्रैनी सी ने खुद किन्मू के माथे पर उसे चिपका दिया। सभी बुजुर्गों ने उसे एक ही चेतावनी दी थी, जब तक जान का बहुत बड़ा खतरा ना हो, गोल्डन विलो लीफ को कभी मत उतारना। पत्ते पर बनी सुंदर और नाजुक वेन्स उसे और भी अद्भुत बना रही थी। जब हूलिंगर ने उसे देखा तो वह तुरंत जलन से भर गई। उसे भी वैसे ही एक गोल्डन विलो लीफ चाहिए थी। ब्लाइंड, डेफ और बाकी सब उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए सबने मिलकर म्यूट को एक और गोल्डन विलो लीफ बनाने के लिए मना लिया। लेकिन इस बार उस पर कोई सील नहीं थी। ब्लाइंड और डेफ ने उसके अंदर डिवाइन आइज और एक पूरी दुनिया की पेंटिंग इम्प्रिंट कर दी। फिर उस कठिन पैटर्न को विलो लीफ के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। डेफ ने खुद उसे हूलिंगर के माथे पर चिपका दिया। हूलिंगर बेहद उत्साहित हो गई। वक्त वक्त पर वह उस विलो लीफ को एक्टिवेट करती। हर बार उसकी भावनाओं के बीच से रोशनी की एक तेज बीम निकलती। पहाड़ों की चट्टानें चीर दी जाती, जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते। हूलिंगर ने 5 इमॉर्टल्स के फॉक्स इमॉर्टल से स्पेल सीखे थे, इसलिए उसकी कल्टिवेशन बिल्कुल कमजोर नहीं थी। फॉक्स इमॉर्टल अब मृत विलेज चीफ की डाओ कंपेनियन थी और इटर्नल पीस एम्पायर की डेमन रेस की जिम्मेदारी संभाल रही थी। किन्मू ने कई बार उसे हेवनली सेंट कल्ट के स्कॉलर्स को लेसन्स देने के लिए इनवाइट किया था। इसी वजह से दोनों के संबंध काफी अच्छे थे। दूसरी तरफ ग्रैनी सी, बुचर और बाकी बुजुर्गों ने भी अपनी कल्टिवेशन टेक्निक्स को सुधार लिया था। सबने मिलकर ह्यूमन बॉडी के अंदर वाइटल ची सर्कुलेशन पाथ्स पर गहरी चर्चा की। आखिरकार उन्होंने एक नया वाइटल ची ह्यूमन बॉडी डायग्राम तैयार किया, जिसमें सबकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शामिल थी।
हालांकि हर व्यक्ति की कल्टीवेशन डायरेक्शन अलग थी, इसलिए सबने अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से फाउंडेशन में कुछ बदलाव भी किए। किनमू ने ग्रैनी सी से वही वाइटल ची सर्कुलेशन डायग्राम मांगा जिसे सबने मिलकर तैयार किया था। ग्रैनी थोड़ी हैरान हो गई। मूअर, तुम्हारे पास पहले से ही हम सबसे बेहतर टेक्निक है, फिर तुम हमारी टेक्निक क्यों रखना चाहते हो? ग्रैनी, तुम लोगों ने कमाल कर दिया है। ह्यूमन बॉडी वाइटल ची सर्कुलेशन डायग्राम को अब एक ऐसी टेक्निक कहा जा सकता है जो बॉडी और सोल के हर एस्पेक्ट को ट्रेन कर सकती है, चिन्मू ने सच्ची तारीफ करते हुए कहा। दूसरे लोगों के लिए मेरी टेक्निक सीखना बहुत मुश्किल है। अगर किसी के पास ओवरलोड बॉडी नहीं है तो वो इसे कभी नहीं सीख पाएगा, इसीलिए इसे आगे बढ़ाना भी मुश्किल है। लेकिन ये टेक्निक, जिसमें डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के सभी लोगों की स्ट्रेंथ शामिल हैं, कल्टीवेट करना काफ़ी आसान है, इसीलिए इसे दूसरे प्रैक्टिशनर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्निक जनरेशन दर जनरेशन चलती रहे। शायद एक दिन इटर्नल पीस के सारे गॉड्स आप सबके डिसाइपल्स और सक्सेसर्स बन जाएं। ग्रैनी सीए सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमने इतना दूर तक कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन चिन्मू के दिल में अजीब सी हलचल चल रही थी। जब उसने पहली बार ह्यूमन बॉडी वाइटल चीज सर्कुलेशन पाथ क्रिएट किया था, तब उसने भी इतना नहीं सोचा था। उस वक्त वो सिर्फ अपने लिए सबसे सूटेबल टेक्निक बनाना चाहता था और उसी टेक्निक के सहारे पाथ रेल में कदम रखा था। बाद में उसने ये टेक्निक ग्रैनी सी, म्यूट, बुचर और बाकी लोगों को दे दी। उन लोगों ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सब सिर्फ अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को जोड़कर वीकनेसेस को पूरा करना चाहते थे ताकि उनमें ट्रू गॉड के लेवल की पोटेंशियल आ सके। लेकिन अनजाने में किया गया ये काम एक ऐसी टेक्निक में बदल गया था जो बॉडी और प्राइमोर्डियल स्पिरिट के हर एस्पेक्ट को ट्रेन कर सकती थी। ये इटर्नल पीस की पहली ट्रू गॉड लेवल टेक्निक थी जो पूरी दुनिया में फैल सकती थी। इस अचीवमेंट को महान कहना भी शायद कम था। ग्रैनी सी और बाकी लोग शायद अभी तक इसका असली मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन चिन्मू समझ गया था। जब ये टेक्निक पूरे इटर्नल पीस एम्पायर में फैल जाएगी, तब भविष्य के अधिकतर गॉड्स ग्रैनी सी, बुचर और बाकी लोगों के डिसाइपल्स होंगे, यानी पूरी दुनिया उनके स्टूडेंट से भर जाएगी। चिन्मू ने आसपास नजर डाली और देखा कि विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी पर वाकई एक भयानक आफत टूट पड़ी थी। पूरी जगह अब एक विशाल अग्नि की खाई में बदल चुकी थी। अब गॉड सांगिए को क्या जवाब देंगे? उन्होंने हमसे सिर्फ कुछ दिन सेंटिनल पोस्ट का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन अब तो विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी ही गायब हो गई है। सेंटिनल पोस्ट तो दूर की बात है, क्या हमें सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा? इसी दौरान ब्लाइंड का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी बंद आंखें अचानक वेस्ट की तरफ मुड़ गईं। डेविल्स अपनी आर्मी को यहाँ की तरफ मार्च करा रहे हैं, उसने गंभीर आवाज में कहा। वैनगार्ड फोर्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चिन्मू ने तुरंत वेस्ट की तरफ देखा। हर तरफ पहाड़ और डेविल ची नजर आ रही थी, लेकिन उसकी नजर कुछ 100 माइल से आगे नहीं जा पाई। उसे कोई आर्मी नहीं दिखी। ग्रैनी सी और बाकी लोगों ने भी देखा, लेकिन उन्हें भी सिर्फ डेविल ची ही नजर आई। डेविल रेस का वैनगार्ड अभी भी यहाँ से 5000 माइल्स दूर है, ब्लाइंड ने आंखें खोलकर कहा। तुम्हारी डिवाइन आइज अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई हैं। डिवाइन माइंड्स आई को और डेवलप करना होगा। चिन्मू जानता था कि ब्लाइंड की डिवाइन माइंड्स आई बहुत पावरफुल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो असल में 5000 माइल्स दूर तक देख सकता है। वैनगार्ड फोर्स में काउंटलेस डेविल एक्सपर्ट्स हैं। उनकी स्पीड बहुत तेज है और उनकी स्ट्रेंथ बेहद खतरनाक। ब्लाइंड ने फिर आंखें बंद करते हुए कहा। आर्मी के साथ कई डेविल गॉड्स भी चल रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। उन्होंने महसूस कर लिया है कि मैंने उन्हें देखा था। अब वो डिस्टर्बेंस की वजह ढूंढ रहे हैं। जल्दी करो, इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को इन्फॉर्म करो, वरना रिएक्ट करने का वक्त नहीं बचेगा। मैं सीक्रेट्स ऑफ 3 प्राइमोर्डियल स्पिरिट असेंबली का यूज करके सेंटिस्ट चांग और ली सिटी के लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, चिन्मू ने बिना देर किए कहा। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट तुरंत शरीर से बाहर निकल गई और कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए निकल पड़ी। 5000 माइल्स दूर कई विशाल डेविल एंसेस्टर्स ने अपने शरीर फैला रखे थे। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी जब वो उस नज़र की सोर्स ढूंढ रहे थे जो उन्होंने महसूस की थी। ब्लाइंड ने डिवाइन माइंड्स आई डिवाइन आर्ट्स का यूज करके उनकी जासूसी की थी और उन डेविल गॉड्स ने तुरंत समझ लिया था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। लेकिन चाहे जितना ढूंढा, उन्हें स्पाई नहीं मिला। गुस्से में डेविल गॉड्स दहाड़ उठे। उन्होंने काउंटलेस यूडू डेविल्स को पहाड़ों के पार भेज दिया और ईस्ट की तरफ फुल स्पीड से एडवांस करने का ऑर्डर दे दिया। ब्लाइंड लगातार उन पर नजर रखे हुए था। डेविल गॉड्स की संख्या कम नहीं है और उनकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है, उसने गंभीरता से कहा। हमारे पास यहाँ कोई डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अपोथेकरी ने सिर हिला दिया। लेकिन सुप्रीम एम्परर हेवन और इटर्नल पीस के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स आसपास ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम तो निकल सकते हैं, लेकिन वो नहीं। सुप्रीम एम्परर हेवन के प्रैक्टिशनर्स को हम उनके हाल पर छोड़ सकते हैं, लेकिन इटर्नल पीस के अधिकतर प्रैक्टिशनर्स अकेडमीज और कॉलेजेस के स्कॉलर्स हैं। अगर वो सब यहाँ मर गए तो हम यंग जनरेशन के आधे एलीट्स खो देंगे। चांसलर बाशान के भाव में तनाव आ गया। अगर हम डेविल आर्मी को आगे बढ़ने दें तो इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर के पास आर्मी असेंबल करने का वक्त नहीं होगा। उन पर अचानक हमला हो जाएगा। हमें उनके लिए कुछ वक्त खरीदना होगा। चिन्मू ने अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को वापस बुलाया और गहरी आवाज में कहा, हमारे पास बेस है।
सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो और कुछ नहीं बल्कि विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी की ये विशाल खाई है। बुचर जोर से हंस पड़ा। बिल्कुल, हम उन डेविल ब्रैट्स को यहीं रोक देंगे। टीचर, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? चांसलर बाशान ने पूछा। अचानक सब लोगों ने एक साथ मुड़कर डेफ की तरफ देखा। बुचर की नजर उस पर टिक गई। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने एक बार कहा था कि एक ऐसा इंसान है जो अकेला ही 1 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी का सामना कर सकता है, इसीलिए उसके सम्मान में 8 सेंटिनल बनाया गया था। उसकी आवाज और गहरी हो गई। ये वही इंसान है, कैलीग्राफी और पेंटिंग में जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक वक्त था जब उसने अकेला ही इटर्नल पीस की 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी का सफाया कर दिया था। बुचर की आंखें चमक उठी। हेवनली पेंटिंग क्राउन प्रिंस, बताओ तब से तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है? डेफ ने चुपचाप अपना ब्रश निकाला। जैसे ही उसने उसे हल्का सा हिलाया, ब्रश तुरंत एक विशाल बीम जितना बड़ा हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, ब्रश से माउंटेन्स और रिवर्स बनाना, एक वर्ल्ड और गॉड्स क्रिएट करना, क्या इतना काफी होगा? कर सकते हैं। ग्रानी सी और बाकी सब एक साथ जोर से चिल्लाए। डेफ बिना किसी हिचकिचाहट के सिटी मोड की तरफ हाथ बढ़ाता है। अगले ही पल उसकी जादुई शक्ति फूट पड़ती है और मैग्मा का एक विशाल स्तंभ आसमान तक उछल जाता है। डेफ मैग्मा को स्याही और जमीन को कागज बनाकर अपना ब्रश घुमाता है। हर स्ट्रोक के साथ आग जिंदा होती हुई महसूस हो रही थी। उसका ब्रश भी आम नहीं था। ब्रश के बाल फायर वुल्फ की पूंछ से बने थे, जो गॉड टेरिटरी के पास तक बढ़ चुकी थी, और हैंडल एक गॉड बोन से बना था, जो उसे ग्रेट रूइंस के खंडहर में मिला था। जब किन्मू छोटा था तब वो अक्सर इस ब्रश से खेलता था और पकड़े जाने पर डेफ हमेशा उसके हाथ पर मार लगाता था। फायर वुल्फ की पूंछ आग में डूबने पर भी कभी खराब नहीं होती थी और गॉड बोन उससे अपनी शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित करने देती थी। इस वक्त वो बिना किसी रोक टोक के लिख सकता था। हमेशा शांत और सभ्य दिखने वाला डेफ जैसे ही ब्रश पकड़ता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। उसकी ब्रश टिप जंगली हो जाती है और उसके अंदर छुपा हुआ पागलपन भी बाहर निकल आता है। एक विद्वान की अनोखी गरिमा और एक योद्धा की बेकाबू रूह उसके अंदर एक साथ जग उठती है। बुचर, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जब बुचर ने आग के अंदर उभर रही उस विशाल पेंटिंग को देखा, उसके सीने में भी वीरता का जुनून फूट पड़ा। एक ही स्लैश में उसने जमीन को समतल कर दिया ताकि डेफ बिना रुकावट के पेंट कर सके। अपनी वाइटल की को एक विशाल रॉड बनाकर बुचर लगातार मैग्मा को हिलाता रहा ताकि वो पत्थर बनकर जम ना जाए। उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी। लिखने का ब्रश ड्रैगन और सांप की तरह नाचता है। कविता नदी की तरह बहकर महिमा रचती है। जवानी में प्रतिभा और शक्ति पाना, एम्परर के मेन हॉल में खड़े होकर हीरोज को चुनना और उन्हें मुकुट पहनाना। कौन ड्रैगन हेड को हासिल करके यश और महिमा की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचना चाहेगा? लेकिन किस्मत के विपरीत महान बनना सिर्फ एक अच्छी रेप्यूटेशन तक सिमट गया। पुरानी यादें और पूजा की जगह एक समय का हेवनली पेंटिंग किंगडम और आज एक वीरान शहर। सफेद बाल और हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति जो दोबारा मेहमानों के लिए द्वार खोल रहा है। कविता की एक किताब उपहार में देते हुए अमर हवा के सहारे समुद्र की तरफ रवाना हो रहा है और अंत में जमीन पर लौटकर शानदार शब्दों के साथ एक वृद्ध विद्वान बन जाता है। उसकी कविता डेफ के पूरे जीवन को बयान कर रही थी। हेवनली पेंटिंग क्राउन प्रिंस, एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके पास दुनिया की हर किताब थी, लेकिन अंत में वो एक बर्बाद देश का अकेला जीवित इंसान बन गया। गरीबी और मजबूरी में उसे जिंदा रहने के लिए अपनी पेंटिंग्स तक बेचनी पड़ी। कविता में क्रोध भी था, दर्द भी था और बीत चुकी जवानी का अफसोस भी। बा, म्यूट ने अंगूठा उठाया। उसके दांतियन में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जैसे एक विशाल सूर्य जल उठा हो। उसके पीछे की भट्टी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और आग की शक्ति मैग्मा पर बरसने लगी। तेज आग भड़क उठी। आग की लाल रोशनी बुचर के चेहरे और सीने पर पड़कर उनकी त्वचा को लाल कर रही थी। डेफ जोर से हंसा, जैसे किसी ने उसे नशा पिला दिया हो। उसका शरीर लड़खड़ाया, लेकिन ब्रश और भी आजाद हो गया। कभी उसके स्ट्रोक्स उड़ते हुए ड्रैगन और फीनिक्स जैसे लगते, कभी ड्रैगन फ्लाई के पानी को छूने जैसे, कभी उड़ना सीखती हुई अबाबिल जैसे और कभी खेत जोड़ते हुए वृद्ध बैल जैसे। उसके पीछे उसकी ओल्ड सोल प्रकट हुई। उसने भी ब्रश उठाया और डेफ के साथ पेंट करना शुरू कर दिया। हर स्ट्रोक में उसकी पूरी जिंदगी समा गई थी। किन्मू, चांसलर बाशान, ग्रानी सी और बाकी सब ये दृश्य देखकर सन रह गए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा गंभीर और सीधा साधा दिखने वाला डेफ इतना बेकाबू और वीर भी हो सकता है। मैग्मा को स्याही और जमीन को कागज बनाकर उसने कुछ ही देर में दर्जनों खेतों जितना क्षेत्र आग से भर दिया। आग के अंदर बनी हुई वो पेंटिंग देखने लायक थी। कौन सोच सकता था कि एक वृद्ध विद्वान के अंदर इतनी भयंकर वीरता छुपी होगी? डेफ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो आसमान और धरती को पेंट कर रहा था। सफेद आसमान, हरी धरती, विशाल पहाड़, अनेक देवता, हर देवता अलग मुद्रा में, एक भी पोज दूसरे जैसा नहीं। उसने अनेक सैनिकों को पेंट किया जो कठोर और खतरनाक दिख रहे थे। उनकी मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत थीं और उनके हाथों में चमकते हुए ब्लेड्स और तलवारें थीं। उसने एक विशाल बैटलफील्ड भी बना दिया। बीच में अनेक शक्तिशाली शरीर उछलते कूदते नजर आ रहे थे। किन्मू और बाकी सबको सच में लगने लगा कि पेंटिंग के अंदर के देवता और सैनिक किसी भी पल बाहर कूद पड़ेंगे। उनके ब्लेड्स के घूमने की शक्ति इतनी वास्तविक थी कि लगता था बादल गरजने वाले हैं, बिजली चमकने वाली है, मूसलाधार बारिश होने वाली है, तूफान उठने वाले हैं, बवंडर सब कुछ तबाह कर देंगे, पहाड़ टूटकर बिखर जाएंगे, समुद्र उबल उठेगा। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि जैसे एक नई दुनिया जन्म ले रही हो। डेफ एक विशाल संसार रच रहा था और उसे हकीकत में बदल रहा था। बुचर की कविता ने उसकी प्रेरणा को पूरी तरह जगा दिया था। उसके सीने में सोई हुई वीरता और रचना की इच्छा फटकर बाहर आ गई थी। वो अपनी ही कल्पना में डूब चुका था।
तभी कुछ देर बाद ब्लाइंड की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। डेविल आर्मी लगभग पहुंच चुकी है, वो यहाँ से सिर्फ कुछ 100 मील दूर है। लेकिन डेफ ने कुछ नहीं सुना, वो पेंट करता रहा। ब्लाइंड ने भौहें सिकोड़ी। 80 मील। किन्मू ने तुरंत सिर उठाया। दूर आसमान में घनी डेविल की काले कोहरे की तरह घूम रही थी। उसकी आंखों में क्रिएशन मार्क्स खुल गए और उसका दिल जोर से कांप उठा। उसने देखा कि अनेक विशाल डेविल मॉन्स्टर्स पहाड़ों के पार बाढ़ की तरह दौड़ते चले आ रहे थे। दौड़ते वक्त वो अजीबोगरीब स्पिरिट वेपन्स हिला रहे थे और पूरे रास्ते चीख रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर मुश्किल से ढके हुए थे, लेकिन वो लूफू हेवन के डेविल्स जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। उनके शरीर बेहद विशाल थे, हर कदम पर वो उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। उनकी आकृतियां भी अलग अलग जीवों को जोड़कर बनाई गई लगती थीं। उनकी मसल्स और ऑर्गन्स तक विकृत हो चुके थे और उनका रूप आम डेविल से कहीं ज्यादा भयानक था। कुछ मॉन्स्टर्स के सर अलग अलग जीवों के थे। किसी का सर जंगली जानवर जैसा था, किसी का किसी और प्राणी जैसा। उनके हाथ भी आम हाथ नहीं थे, बल्कि अनगिनत हाथों को जोड़कर बनाए गए थे। कुछ मॉन्स्टर्स सिर्फ सफेद हड्डियों से बने हुए थे, जैसे चलती फिरती स्केलेटन्स। कुछ के चेहरों पर हर साइज की आंखें उगाई थीं और कुछ हजारों पैरों वाले सेंटीपीड जैसे दिख रहे थे। उनके हाथों में बहुत पुराने जमाने के वेपन्स थे, बड़े बड़े बोन क्लब्स जिन पर सड़ा हुआ मांस चिपका हुआ था। उनकी आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं और जो भी उनके रास्ते में आता वो उसे मिटा देते। किन्मू का दिल जोर से धड़का। ये डेविल्स नहीं हैं, ये तो यूदू मॉन्स्टर्स हैं। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही डरावने मॉन्स्टर्स थे जो यूदू में भटकती आत्माओं से पैदा होते थे। समय के साथ उन्होंने डेविल ची और डेविल नेचर को एब्जॉर्ब किया था और धीरे धीरे इन भयानक रूपों में बदल गए थे। किन्मू पहले भी यूदू जा चुका था। वहां उसने अर्थ काउंट को देखा था और समझा था कि अर्थ काउंट को सबसे ज्यादा ताकत की नहीं बल्कि रूल्स की परवाह थी। जब तक कोई यूदू के रूल्स नहीं तोड़ता था, अर्थ काउंट कभी हस्तक्षेप नहीं करता था, और ये यूदू मॉन्स्टर्स इसी लापरवाही का नतीजा थे। तभी अचानक डेविल आर्मी के पीछे से बहुत मोटी डेविल लाइट की किरणें फूट पड़ी। काली आग के स्तंभ आसमान तक उठ गए। जहां जहां वो गुजरते, जमीन फट जाती, पहाड़ पिघल जाते, नदियां भाप बन जाती और जंगल आग में जल उठते। किन्मू ने मॉन्स्टर से नजर हटाकर डेविल लाइट के सोर्स की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसका दिमाग हिल गया। डेविल आर्मी के पीछे विशाल डेविल गॉड्स चल रहे थे। उनके शरीर जलते हुए वोल्केनो की तरह धड़क रहे थे। हर कदम धीमा था, लेकिन इतना बड़ा कि उन तक पहुंचने के लिए यूदू मॉन्स्टर्स को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ रहा था। किन्मू का गला सूख गया। ये डेविल गॉड्स हैं, यूदू में इविल थॉट्स और डेविल नेचर से जन्मे हुए डेविल रेस के पूर्वज। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ और पर पड़ी। कई डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स घबराकर भाग रहे थे। वो लोग ट्रेनिंग में व्यस्त थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूदू मॉन्स्टर आर्मी इतनी नजदीक आ चुकी है। जब उन्होंने खतरा महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्विंग! काली आग का एक स्तंभ उनके पास से निकला। एक पल में 10 से ज्यादा डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स भाप बनकर गायब हो गए। न लाश बची न राख। कुछ लोग मुश्किल से बच निकले और डेविल गॉड की नजर से दूर चले गए, लेकिन अगले ही पल वो यूदू मॉन्स्टर आर्मी से घिर गए। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, पर कोई लहर तक नहीं उठी और वो बिना किसी निशान के गायब हो गए। 40 मील! ब्लाइंड की घबराहट भरी आवाज गूंज उठी। डेफ, काम खत्म हुआ या नहीं? 30 मील! सब लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, डेफ ने अपना ब्रश हटा लिया। उसने अपनी पेंटिंग पर जोर से थपकी मारी और अगले ही पल पेंटिंग जिंदा हो गई। 100 खेतों वाली उस विशाल पेंटिंग में आग की लहरें दौड़ने लगी। डेफ ने अपने ब्रश को स्पीयर की तरह पकड़ा और एक जोर का झटका दिया। पेंटिंग सीधी खड़ी हो गई। उसमें से एक ऐसी ऑरा निकली जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। फिर पेंटिंग आसमान और धरती के साथ मिल गई और सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। रंबिल रंबिल! आसमान में गरजने की आवाज गूंज उठी। बिजली चमकी। सबने ऊपर देखा। काले बादल पूरे आसमान में छा गए थे। उनके अंदर आग की लहरें उठ रही थीं और देखते ही देखते उनका दायरा और बड़ा होता गया। फिर एक भयानक आंधी चली। आसमान से एक विशाल टॉर्नेडो नीचे उतरा। 1, 2, 3 और फिर एक पल में अनगिनत फायर टॉर्नेडोज आसमान से उतर आए, जैसे हेवन ड्यू के ड्रैगन्स अपनी पूंछ धरती तक लटकाकर दुनिया को चीर रहे हों। जहां जहां वो गुजरते सब कुछ जलकर राख हो जाता। वू! बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये पानी नहीं था, ये मैग्मा था। आसमान से लावा की बूंदें गिर रही थीं और सीधा यूदू मॉन्स्टर आर्मी पर टूट पड़ी। पूरे बैटलफील्ड में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद अनगिनत टॉर्नेडोज ने जमीन को तबाह कर दिया। लाशें हवा में उड़ गईं। कुछ तेज हवाओं में टुकड़े टुकड़े हो गईं, कुछ आसमानी बिजली से जलकर खाक बन गईं। तभी अचानक बादलों के अंदर से हजारों सोल्जर्स और कैवलरी नीचे उतरने लगे। गॉड्स अपनी आर्मीज के साथ आसमान से उतर रहे थे। 1 मिलियन की सेना सीधा यूदू मॉन्स्टर आर्मी से टकराने के लिए। अगला पल पूरी तरह कत्लेआम में बदल गया। अनगिनत हाथ, पैर और शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। बैटलफील्ड तबाही का एक भयानक दृश्य बन चुका था। किन्मू, ब्लाइंड और बाकी सब लोग चुपचाप देखते रहे। उन्हें बैटल में कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डेविल रेस की आगे बढ़ती हुई सेना को एक ही आदमी ने रोक दिया था, सिर्फ एक आदमी, डेफ।
डेफ लगातार पेंटिंग करता रहा। उसके ब्रश के नीचे से गॉड्स और सोल्जर्स निकलते और बैटलफील्ड में दौड़ पड़ते। उनमें से कोई भी मौत से नहीं डरता था। हवा, बारिश, बिजली और गरज लगातार गिर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से कुछ भी गॉड्स की आर्मी को छू नहीं रहा था। सब कुछ सिर्फ डेविल आर्मी पर गिर रहा था, क्योंकि गॉड्स की आर्मी असल नहीं थी, वो पेंटिंग की आर्मी थी, और पेंटिंग की दुनिया के नियम अलग थे। किंग मू का दिल अचानक जोर से धड़का। एक ख्याल उसके दिमाग में उभर आया, क्या ये यूदू मॉन्स्टर्स ग्रैंडफादर डेफ की पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर घुस चुके हैं? अगर ऐसा था तो उस पेंटिंग की बाउंड्री कहाँ थी? किंग मू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं कोई बाउंड्री नजर नहीं आई। उसका दिल और भी ज्यादा हिल गया। डेफ का पेंटिंग पाथ इतना गहरा था कि किंग मू के अंदर फिर से सीखने की इच्छा जग उठी। उसे इटर्नल पीस इंपीरियल प्रेप्टर की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि ग्रैंडफादर डेफ अकेला ही लाखों वीर योद्धाओं का सामना कर सकता है। उस वक्त किंग मू को लगा था कि शायद ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया होगा, लेकिन आज अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद उसे समझ आ गया कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रेप्टर की बात बिल्कुल सच थी, और ये तो सिर्फ वो ताकत थी जो हेवनली पेंटिंग कंट्री के नष्ट होने और उसे 18 लेवल्स ऑफ हेल में बदलने के बाद बची हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं सोल लैंड 2 के नए नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के साथ।